वह एक ऐसी खूबसूरती है जो दूर दूर तक जानी जाती है। चले जाओ। चांद की रोशनी में दोनों युवक मस्ती करते हुए घास के मैदानों से चले गए। शुभ रात्रि जॉर्ज, शुभ रात्रि। विक्रांत ने जॉर्ज को क्रॉस ब्लेड सौंप दिया और उसे विदा किया। फिर वह गाड़ी में वापस आ गया। मंद रोशनी वाली गाड़ी में सिर्फ वही था। गाड़ी के अंदर से बहुत हल्की गंध आ रही थी। बदबू में सड़ांत और पसीने का मिश्रण था। इस वजह से कई कुलीन युवक जरूरत से ज्यादा गाड़ी में रहने से इनकार कर देते थे। एक बार जब वे पिट स्टॉप पर पहुंच जाते तो वे बाहर घास के मैदानों में भाग जाते, जैसे छोटे जंगली घोड़े खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। इस दुनिया में रिश्तों की अवधारणा बहुत खुले विचारों वाली थी। कुलीन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा। एआई की मजबूत धारणा क्षमता के साथ चिप विक्रांत ने आसपास कई स्नेही जोड़ों की खोज की थी, जिसके कारण उसे प्रशिक्षण के लिए और भी आगे की जगह की तलाश करनी पड़ी थी। जंगली युद्ध के दृश्य को देखने के लिए अपनी पर्यवेक्षण दृष्टि का उपयोग करते हुए विक्रांत का दिल क्रोध से जल उठा, क्योंकि इसने उसे बिगड़ैल बच्चे की पिछली यादों को याद दिला दिया था। किसने सोचा होगा एक युवा के शरीर में बदलने के बाद मेरी इच्छाएं भी बढ़ गई हैं। विक्रांत ने कड़वाहट से मुस्कुराया, अपनी भावनाओं को शांत करते हुए। एआई चिप, मुझे मेरे शरीर के आंकड़े दिखाओ। विक्रांत फारलियर ताकत 1.5 चपलता, 1.6 जीवन शक्ति, 1.4 स्थिति। स्वस्थ नाइट ब्रीदिंग तकनीक का अभ्यास शुरू किए हुए उसे 1 महीने से अधिक हो गया था। अभी विक्रांत की शारीरिक स्थिति न केवल उसी उम्र के अपने साथियों के बराबर थी, बल्कि कुछ से आगे भी निकल गई थी। जॉर्ज के खिलाफ उसने अपनी असली ताकत छिपाई थी, जिसके कारण जॉर्ज ने उसकी ताकत का गलत अनुमान लगाया था। बुरा नहीं, मुझे आज की साधना जारी रखनी चाहिए। विक्रांत ने एक अच्छी मुद्रा में आकर साधना की अवस्था में प्रवेश किया। यह उसका हर दिन का होमवर्क था। एआई चिप के निर्देश के अनुसार रात में प्रशिक्षण के बाद उसे सबसे अच्छे प्रभाव के लिए फिर से श्वास तकनीक में साधना करनी चाहिए। लगभग 20 मिनट बीतने के बाद विक्रांत पूरी तरह से पसीने में भीग गया था, लेकिन बाहर निकली काली अशुद्धियों की मात्रा पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से कम थी। ओह! विक्रांत ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर को देखा। उन्होंने थोड़े गुस्से में कहा, सांस लेने की तकनीक का असर कम हो रहा है, जो तार्किक है। एआई चिप के अनुमान के अनुसार फॉरलियर परिवार की सांस लेने की तकनीक अनुकूलन के बाद भी मेरे शरीर के आंकड़ों को 2 तक बढ़ाने तक पूरी तरह से अपना असर खो देगी। यह तैयारी करने वाले शूरवीरों का क्षेत्र है। इसके बाद मुझे जीवन ऊर्जा को उत्तेजित करने के लिए अपनी खुद की शक्ति, साथ ही मृत्यु के निकट के अनुभवों से बाहरी उत्तेजनाओं का उपयोग करना होगा। तभी मैं फिर से सुधार कर पाऊंगा। यहां तक सोचते हुए विक्रांत ने अपनी जेब से एक पीले रंग का फल निकाला। इसकी सतह पर कुछ काले धब्बे थे, जिससे यह काफी भयावह लग रहा था। विक्रांत ने इसे सीधे अपने मुंह में रखा और फिर एक जड़ी बूटी की जड़ निकाली और उन्हें एक साथ चबाया। बीप मेजबान का शरीर धीरे धीरे थकान से उबर रहा है। नाइट श्वास तकनीक के एक और दौर को जारी रखना संभव है। आईक्यू एआई चिप की आवाज गूंजी, यह बढ़िया है। विक्रांत ने पिछले महीने एआई चिप का उपयोग करके अनगिनत प्रयोगों से ये हर्बल मिश्रण बनाए थे। यह उसकी थकान को कम कर सकता था और प्रतिदिन सांस लेने की तकनीक में उसके अभ्यास की संख्या को बढ़ा सकता था। कुछ और शरीर को मजबूत बनाने वाली दवाइयों के साथ विक्रांत के शारीरिक शरीर की गुणवत्ता में बहुत तेजी से सुधार हुआ था। फिर से विक्रांत ने एक बार फिर सांस लेने की तकनीक की अवस्था में प्रवेश किया। पिछले महीने के दौरान यात्रा दल पहले ही कई छोटे राज्यों से गुजर चुका था। आखिरकार वे पूरी तरह से जंगल में प्रवेश कर चुके थे। जंगल में बहुत कम लोग थे। यह केवल रेत का एक उजाड़ विस्तार था, जिसमें खतरनाक जानवरों और घोड़े पर सवार डाकुओं के ताजा निशान थे। जब से यात्रा दल ने पहली बार क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब से उन्हें पहले ही कई बार खतरे का सामना करना पड़ा था। हालांकि कोई नहीं मरा था, लेकिन विक्रांत की संकट की भावना धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। वह शक्ति की अपनी प्यास बुझाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जब भोर की किरणें चमक उठीं, तो यात्रा दल ने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की। विक्रांत एक कोने में अपनी बाहों को छाती के सामने क्रॉस करके अकेला बैठा था। उसके आसपास के सभी युवा उससे घृणा से दूर थे, जिससे उसे काफी जगह मिल गई।
मुझे नहीं पता कि बेसिता ने क्या तरीका अपनाया। गाड़ी में बैठे लोग अभी भी मुझे अलग थलग कर रहे हैं। अगर ये कोई आम युवा होता तो शायद ये उन्हें बहुत पहले ही पागल कर देता। ये बहुत बुरा है कि वे मुझसे मिले। विक्रांत ने संतुष्ट होकर अपनी पीठ को फैलाया। उसने कल देर रात तक प्रशिक्षण लिया था, जिससे वह बहुत थक गया था। यह खाली जगह उसके लिए थोड़ी देर आराम करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि यह दुनिया वाकई बहुत बड़ी है। यात्रा करने वाला दल आधे साल से यात्रा कर रहा है, लेकिन वे अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं। हमने अभी तक समुद्र भी नहीं देखा है। जैसा कि विक्रांत ने सोचा, वह आधी बंद आंखों के साथ नींद में चला गया। डिंग लिन लिन। इस समय यात्रा करने वाला दल पहले ही रुक चुका था। काले वस्त्र पहने आदमी ने अपने हाथों में घंटी हिलाई। देवियों और सज्जनों, दोपहर का भोजन करने के लिए गाड़ी से उतरने का समय हो गया। प्रिय, क्या यह फिर से वही समय है? विक्रांत ने अपनी आंखें खोली। इस तरह की जीवन शैली वास्तव में उबाऊ है। गाड़ी से उतरने और अपना भोजन प्राप्त करने के बाद विक्रांत ने शिविर स्थल के बगल में घास वाले क्षेत्र की ओर चलते हुए सफेद ब्रेड का एक टुकड़ा चबाया। उसने पहले से ही एकत्रित की गई वैकल्पिक जड़ी बूटियों का उपयोग कर लिया था, इसलिए वह फिर से स्टॉक करने की तैयारी कर रहा था। चलते चलते उसने आसपास के पौधों को लापरवाही से देखा। यह एक जेड रूट फल है डेटाबेस में। इसकी पहले से ही फाइलें हैं। यह मेरे लिए बेकार है। मन्न समन घास। यह एक ऐसा पौधा है जो केवल जंगल में ही पाया जा सकता है। इसे काटा जा सकता है। विक्रांत ने घास का एक गंदा भूरे रंग का डंठल तोड़ा। घास के किनारों पर बेहद तीखे कांटे थे। विक्रांत ने सावधानी से ब्लेड को आधा तोड़ा और अपनी उंगलियों से घास से लगातार बह रहे जेड रंग के तरल को थपथपाया। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां मुंह में डाली, उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। मुझे मिल गया फूल रहित सांप फल। विक्रांत ने समन घास को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वह लापरवाही से आगे बढ़ा, उसने अपनी आंख के कोने से देखा। वही पीले रंग का फल जो उसने कल खाया था, एक झाड़ी पर उग रहा था। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हे, ये मैं क्या देख रहा हूं विक्रांत? क्या मुझे गांव के एक छोटे से कुलीन व्यक्ति से अपेक्षित कहना चाहिए? क्या तुम वास्तव में सड़क किनारे जंगली फल खा रहे हो? तुमने वास्तव में कुलीन वर्ग की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। विक्रांत द्वारा फूल रहित सांप के फल को तोड़कर अपनी जेब में रखने के तुरंत बाद एक कष्टप्रद आवाज सुनाई दी। क्या वह ओरेन है? विक्रांत ने अपना सिर उठाया और उस हत्यारे को देखा जिसने इस शरीर के पिछले मेजबान को मार डाला था। और इनके बाल लाल रंग के थे और उसके पूरे शरीर पर मांसपेशियां फटी हुई थीं। उसकी भुजाएं विक्रांत की जांघों जितनी मोटी थीं। उसने अभी अपनी भुजाएं अपनी छाती के सामने क्रॉस की हुई थीं और वह विक्रांत को देखकर मजाक कर रहा था। उसके बगल में कुछ कुलीन युवक थे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। एआई चिप, उनके आंकड़े स्कैन करो। स्कैन पूरा हुआ। ऑनरी ताकत 1.7 चपलता, 1.2 जीवन शक्ति, 1.5 स्थिति स्वस्थ एआई चिप ने प्रतिक्रिया दी। अपनी आंखों के सामने डेटा को देखते हुए ऑनरीन की ताकत खराब नहीं थी। उसकी ताकत लगभग 2 वयस्क पुरुषों जितनी मजबूत थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह पिछले विक्रांत को घातक रूप से घायल करने में सक्षम था। एक कुलीन बच्चे के रूप में जब तक वे कष्टों को सहन करने और अपने दैनिक प्रशिक्षण में दृढ़ रहने में सक्षम होते हैं, साथ ही श्वास तकनीक के साथ ऐसे परिणाम प्राप्त करना अजीब नहीं है। ऑनरीन के बगल में जो कुलीन थे, वे इतने मजबूत नहीं थे। उनमें से अधिकांश 1 से नीचे थे। विक्रांत ने एक पीले चेहरे वाले युवा को भी देखा था, जिसके आंकड़े लगभग 0.5 थे, जो पिछले विक्रांत को कड़ी टक्कर दे रहा था। मानसिक रूप से आंकड़ों की गणना करते हुए ऑनरीन की ताकत अलग नहीं थी, उसे बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी तलवार की तकनीक और चालें निश्चित रूप से विक्रांत की बराबरी नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उसके पास एआई चिप की मदद थी। बाकी युवाओं के लिए वे केवल अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वहां थे। उसके और उनके आंकड़ों के बीच असमानता बहुत ज्यादा थी। उनके साथ निपटना बेहद आसान होगा, जैसे कोई वयस्क किसी बच्चे को धमकाता है। क्या कोई समस्या है? विक्रांत ने शांत स्वर में पूछा। तुम? विक्रांत की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से और इनकी अपेक्षाओं से ज्यादा थी। उसे वास्तव में कोई क्रोध या डर नहीं था और इसने उसे अवाक कर दिया। अगर यह अमेलिया के बारे में पिछला मामला था, तो क्या मैंने पहले ही माफी वही नहीं मांगी है? अमेलिया ने भी मुझे माफ कर दिया है, विक्रांत ने कहा।
उसी समय उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह अमेलिया द्वारा भेजी गई जांच हो सकती है। पूरे 1 महीने तक सहने के बाद क्या वह आखिरकार और अधिक सहन करने में असमर्थ थी? यह सही है, यह अमेलिया की वजह से है। उसने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैंने नहीं, ओरिन ने जोर से कहा। उसके हाथ मुट्ठी में कसकर बंद थे। ठीक है, फिर तुम क्या चाहते हो? विक्रांत ने अपने हाथ फैलाए जैसे कि वह असहाय हो। हालांकि उसकी आंखों में उपहास की एक चमक थी। ओरिन ने कल्पना नहीं की थी कि विक्रांत इतना विनम्र होगा और हकलाने से पहले बहुत देर तक संघर्ष करता रहा। तुम्हें भविष्य में कभी भी अमेलिया को परेशान न करने की शपथ लेनी होगी। ठीक है। विक्रांत ने तुरंत सहमति व्यक्त की और यहां तक कि अपने सीने पर पिन किए गए शिखा पर अपना दाहिना हाथ भी रखा। शिखा पर एक क्रॉस ब्लेड और उस पर एक स्काइलार्क की तस्वीर थी, जो फॉरलियर परिवार का प्रतीक था। फॉरलियर परिवार के सदस्य के रूप में अपने सम्मान के साथ मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी मर्जी से कभी भी अमेलिया को परेशान नहीं करूंगा। किसी परिवार की प्रतिष्ठा का उपयोग करके प्रतिज्ञा लेना सबसे गंभीर शपथ थी जो एक कुलीन व्यक्ति ले सकता था। जो लोग अपने वचनों से मुकर जाते थे, उन्हें सभी कुलीनों की अवमानना का सामना करना पड़ता था। तो मिस्टर ऑनरिन, क्या मैं अब जा सकता हूं? विक्रांत ने कुलीन शिष्टाचार के साथ थोड़ा झुकाया। रुको, ऑनरिन को यह नहीं पता था कि विक्रांत कोई प्रतिरोध नहीं दिखाएगा, और इस बिंदु पर उसकी आंखों में लालच भरी चमक थी। कुलीन के आचरण के अनुसार आपको अभी भी क्षतिपूर्ति करनी होगी। आपके पास जितने भी जादुई क्रिस्टल हैं, उन्हें सौंप दें। जादुई क्रिस्टल आसपास के दर्शक आश्चर्य से चौंक गए। जादुई क्रिस्टल, विक्रांत ने दोहराया। उसकी याददाश्त के अनुसार जादुई क्रिस्टल मैगी के बीच एक तरह की मुद्रा थे। वे अकादमी में प्रवेश करने के लिए बिना किसी प्रमाण पत्र वाले अनुचरों के लिए आवश्यक वस्तुएं थीं। विक्रांत को नहीं पता था कि अकादमी में प्रवेश करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके पास एक भी जादुई क्रिस्टल नहीं था। विस्काउंट जॉन ने जादुई क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए कई तरीके आजमाए थे, हालांकि वह एक भी पाने में असमर्थ था। इससे कोई यह देख सकता था कि जादुई क्रिस्टल कितने कीमती थे। आरव निरर्थक झगड़ों से बचता रहा था। उसकी राय में दूसरों के खिलाफ जीतने का मजा साधना के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ाने के मजा से तुलना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उसके और ओरिन के बीच कोई नफरत नहीं है। उसे शायद मूल आरव को भारी चोट पहुंचाने के लिए उसे धन्यवाद देने की भी जरूरत थी, जिसने उसे पुनर्जन्म का मौका दिया था। आरव एक व्यावहारिक व्यक्ति था। उसके लिए चेहरा कभी भी तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। यहां तक कि अपने परिवार के सम्मान का उपयोग करके शपथ लेना भी उसके लिए थोड़ी सी भी हानि नहीं थी। हालांकि उसके बाद ओरिन के अनुरोध ने निचली रेखा को छू लिया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वे काले वस्त्रधारी स्वामी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आरव ने उन्मत्त भाव के साथ अपने हाथों में बोरी को कसकर पकड़ लिया। हा, वे काले लवादे वाले हमारे मामले में क्यों दखल देंगे? मत भूलो, तुम्हें पहले भी मैंने पीटा था और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। ऑनरिन ने अपनी मुट्ठी कसी और उसकी हड्डियों से चटकने की स्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थीं। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी हड्डियां एक एक करके तोड़ूं, तो आज्ञाकारी होकर जादुई क्रिस्टल सौंप दो। जैसे जैसे ऑनरिन करीब आता गया, उसका बड़ा शरीर आरव को अपनी छाया में समाहित कर लेता गया। आरव ने अपने आसपास का नजारा देखा। यह स्थान पहले से ही शिविर से काफी दूर था। उसके आसपास सिर्फ कुछ नौकर थे जिन्हें ऑनरिन ने लाया था। वे सभी उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वे कोई तमाशा देख रहे हो। देखने की जहमत मत उठाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ऑनरिन मुस्कुराया। सच में यही सबसे अच्छा है। आरव अचानक हंसा। उसकी छवि चमक उठी। जब आरव फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही ओरिन के पीछे था। बिल्कुल सही, मैं उस दिन की घटना का बदला ले सकता हूं। एक भयंकर लात मारी गई, तीव्र हवा लेकर। यह ओरिन की कमर के क्षेत्र में लगी। ऑनरिन ने आरव के पैर से एक तीव्र बल महसूस किया, जिससे उसका शरीर हवा में उछल गया। धमाका ऑनरिन जमीन पर गिर गया। उसकी कमर से भयंकर दर्द हो रहा था, जिससे उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं। तुमने हिम्मत की, तुमने हिम्मत की, तुमने वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। तुम मर चुके हो, मैं तुम्हें फांसी लगा दूंगा। ऑनरिन क्रूरता से खड़ा हो गया। उसकी आंखों से खून की प्यासी
और क्रूर रोशनी की किरणें निकल रही थीं। यह एक अच्छे संविधान का लाभ है, यह देखकर कि जिस लात के लिए उसने अपनी 50% शक्ति का उपयोग किया था, उससे ऑनरिन को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। हाँ, ऑनरिन ने हिंसक काले भालू की तरह अपनी मुट्ठी लहराई। आरव ने ऑनरिन की मुट्ठी को चकमा देते हुए बगल की ओर देखा। जब ऑनरिन की मुट्ठी पीछे के छोटे पेड़ पर लगी तो उसने वास्तव में एक गहरा गड्ढा बना दिया। 1.7 की ताकत वास्तव में कोई मामूली बात नहीं है। इतना भारी मुक्का, मेरे संविधान के साथ भी मैं कुछ मुक्कों से ज्यादा नहीं झेल सकता। आरव ने तेजी से सोचा, एआई चिप, उसे हराने के लिए सबसे अच्छा तरीका सिम्युलेट करें, बीप कार्य स्थापित सहायता मोड शुरू करना। एआई चिप से एक आवाज आई। इसकी शक्तिशाली गणना क्षमता ने तुरंत सबसे अच्छा समाधान निकाला। डक कार्य स्थापित सहायता मोड शुरू करना, एआई चिप ने संकेत दिया। आरव तुरंत नीचे झुक गया। दहाड़ते हुए ऑनरिन के टैकल को चकमा देते हुए दुश्मन की रक्षा में एक दोष दिखाई दिया। सबसे प्रभावी हमला करने का स्थान, बगल एआई चिप की आवाज सुनाई दी। आरव की आकृति लगातार चमक रही थी और वह ऑरिन के हमलों को चकमा दे रहा था, साथ ही करीब भी आ रहा था। क्या तुम जानते हो, यद्यपि तुम्हारी ताकत शक्तिशाली है, लेकिन तुम उतने फुर्तीले नहीं हो। यह तुम्हारे शरीर के आकार का नुकसान है। चूंकि आरव हमला करते समय भी बोल सकता था, इसलिए यह दिखा कि वह अभी भी खुद को रोके हुए था। यह अभी भी पहले वाला आरव है। वह इतना अधिक शक्तिशाली क्यों हो गया? आसपास के सभी युवकों ने आश्चर्य से अपने मुंह खोले। सभी के अविश्वास के भावों के बीच आरव ने एक मुक्का मारा। यह मुक्का उसकी पूरी ताकत से ऑनरिन की बगल में लगा। ऑनरिन, जो हमले से पीड़ित था, दर्द भरे भाव के साथ जमीन पर गिर पड़ा और बहुत देर तक उठ नहीं सका। आरव की पूरी ताकत कम से कम 1.5 थी और ऑनरिन से बहुत अलग नहीं थी। इसके अलावा जिस जगह पर उसने मुक्का मारा था वह भी कमजोर जगह थी। ऑनरिन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह गुर्राया, तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। मेरा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ओह, सच में आरव ऑनरिन की धमकी के प्रति उदासीन रहा और उसने ऑनरिन के पेट के निचले हिस्से में एक लात भी मारी। ऑनरिन ने खुद को एक पके हुए झींगे की तरह सिकोड़ लिया। आरव नीचे बैठ गया। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ऑनरिन को देखा। चूंकि तुम मुझे वैसे भी नहीं छोड़ोगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं ही पहला कदम उठाकर तुम्हें मार दूं तो बेहतर होगा? उस पल ऑनरिन पर आरव की मुस्कान शैतान की तरह लग रही थी। वह मजाक नहीं कर रहा है, वह वाकई कार्रवाई करने की हिम्मत करता है। ऑनरिन ने आरव की आंखों में हत्या की मंशा देखी। अचानक उसे लगा जैसे कोई बाघ उसे घूर रहा है। उसके सिर के अंदर का गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह डर ने ले ली। मिस्टर आरव, लॉर्ड आरव, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पीछे डोरलान परिवार है। अगर आप मुझे मार देंगे तो आप खुद को मार लेंगे। मुसीबत में तो फिर क्या तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो? आरव ने एक हास्यास्पद सवाल किया। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। मैं माफी मांगता हूं। माफ करना। मौत की धमकी के तहत ऑनरिन ने तुरंत हार मान ली। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं। इसके अलावा कुलीनता के कानून के अनुसार मुझे मुआवजा मांगने का अधिकार है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे ऑनरिन को बुरा लगा। मुआवजे के तौर पर तुम्हारे पास जितने भी जादुई क्रिस्टल हैं, उन्हें सौंप दो। आरव ने मुस्कुराते हुए जबरन वसूली के वो शब्द कहे। ओ नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है कि इन जादुई क्रिस्टल को पाने के लिए मेरे परिवार के लिए कितने लोगों की बलि दी गई है? ऑनरिन ने विरोध करने के लिए संघर्ष किया। कभी कभी यह दुनिया में सिर्फ एक सरल बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। अब तुम्हारी बारी है। मेरे प्यारे ऑनरिन, जीवन या जादुई क्रिस्टल, एक चुन लो। आरव ने ऑनरिन की विनती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बजाय उसने ऑनरिन के चेहरे पर कदम रखा। धीरे धीरे अपने बल की मात्रा बढ़ा दी। ऑनरिन के चेहरे पर पैर रखने वाले जूतों ने उसके सिर को और भी जमीन में दबा दिया, जिससे उसे घुटन महसूस होने लगी। कुछ मिनटों के बाद आरव ने थोड़ा दबाव छोड़ा। तो क्या तुमने इस पर ठीक से सोचा है? फुआ ओरिन ने बड़ी बड़ी सांसों में ताजी हवा अंदर ली। उसका चेहरा अब कीचड़ और पैरों के निशानों से ढका हुआ था, जिससे वह बहुत ही मजेदार लग रहा था। हालांकि आसपास के किसी भी युवक ने मुस्कुराने की हिम्मत नहीं की।
युवकों में से एक धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वह इस जगह को छोड़ना चाहता था। आरव ने एक कंकड़ उठाया। हवा का अनुमान पूरा हुआ। शूटिंग की कक्षा समायोजित की गई। हूश कंकड़ भागने वाले युवक के पैर में लगा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। ऑनरे ने देखा। सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतीक्षा करने की जहमत मत उठाओ। इसके अलावा मेरे धैर्य को चुनौती देने की कोशिश मत करो। आरव ने आसपास के युवकों को देखा। जिन लोगों पर आरव की नजर थी, वे सभी अपने सिर नीचे कर चुके थे। उनके शरीर कांप रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हें जादुई क्रिस्टल दे सकता हूं, लेकिन मैंने उन्हें गाड़ी में छोड़ दिया है। उन्हें लेने के लिए मेरे पीछे आओ। ऑनरिन ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, जादुई क्रिस्टल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम उन्हें मैं अपने साथ नहीं लाते, बल्कि गाड़ी में छोड़ देते हो। क्या तुम मेरे साथ मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहे हो? ऐसे बचकाने झूठ स्वाभाविक रूप से आरव के सामने नहीं आ सकते थे। ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक पर्याप्त नहीं मिला है। आरव की आंखों में उग्रता की किरण चमक उठी। उसने ऑरिन की बांह पकड़ी और अचानक उसे झटका दिया। क्रैक फ्रैक्चर की कान चीरने वाली आवाजें सुनी जा सकती थीं। उसके बाद ऑरिन की दयनीय चीख, अगर तुम अभी भी सच बोलने से इनकार करते हो तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। काले वस्त्र वाले भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऑरिन ने उसकी बांह पकड़ी, जमीन पर लौटते हुए। हा, वे काले वस्त्र वाले हमारे मामलों में क्यों दखल देंगे? क्या तुम भूल गए कि मुझे पहले भी तुमने अधमरा कर दिया था और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ ऑरिन के शब्दों को वापस उसके पास भेजा। लगता है कि तुम वाकई मौत के लिए तरस रहे हो। आरव बस ऊपर जाकर कार्रवाई करने ही वाला था। रुको रुको, ठीक है, मैं तुम्हें जादुई क्रिस्टल दूंगा, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम मुझसे अब और बदला नहीं लोगे। ऑनरिन ने पीला चेहरा बनाकर चिल्लाया, क्योंकि उसने आरव को अपने पास आते देखा। ठीक है, मैं अपने फार्लियर परिवार के सम्मान की कसम खाता हूं, आरव ने उत्तर दिया। ऑनरिन का चेहरा हरा हो गया। जमीन पर आधे बैठने की स्थिति में संघर्ष करते हुए उसने अपनी छाती से एक सुनहरे रंग की थैली निकाली और उसे आरव की ओर फेंक दिया। मेरे सभी जादुई क्रिस्टल यहां हैं। आरव ने इसे लिया और देखा। यह सोने और चांदी के धागों से बनी हथेली के आकार की थैली थी। इसके केंद्र में एक चील और एक ढाल की तस्वीर थी, जिसके चारों ओर कई पौधे थे। यह एक पारिवारिक प्रतीक प्रतीत हो रहा था। आरव ने थैली खोली और देखा कि दर्जनों काले रंग के क्रिस्टल चुपचाप वहां पड़े थे। बीप एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत की खोज की एआई चिप ने चेतावनी दी। तो क्या इसका उपयोग किया जा सकता है? आरव के चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव था। डेटाबेस खोज रहा हूं, जानकारी अपर्याप्त है, उपयोग की विधि नहीं मिली। चेतावनी अज्ञात विकिरण वाला एक ऊर्जा स्रोत संस्तुति, मेजबान के शरीर की रक्षा को मजबूत करने के लिए। तो यह ऐसा है? आरव ने मन ही मन सोचा, फिर ओरिन की ओर मुड़ा और पूछा, तुम किस अकादमी में जा रहे हो? वेटलैंड गार्डन। ओरिन के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। वेटलैंड गार्डन, मैंने पहले सुना है कि प्रवेश शुल्क 10 जादुई क्रिस्टल है ना सही? तुमने ये कहां से सुना? ऑनरिन थोड़ा हैरान हुआ। आरव ने हल्के से मुस्कुराया। थोड़ा रहस्यमय लग रहा था। उसने पहले कभी किसी वेटलैंड गार्डन के बारे में नहीं सुना था और वह ऑनरिन को झांसा दे रहा था, क्योंकि स्कूल की ज्यादातर फीस मूल रूप से गोल अंकों में थी। अगर वह वैसे भी गलत अनुमान लगाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। आरव ने थैली से 3 जादुई क्रिस्टल निकाले और जादुई क्रिस्टल वाली थैली ओरिन की ओर फेंक दी। ये 3 जादुई क्रिस्टल मेरा मुआवजा होंगे। हालांकि वह अब सारे जादुई क्रिस्टल ले सकता था। आरव अभी भी इस मामले में काले और सफेद वस्त्रधारियों के रवैये के बारे में अनिश्चित है। वह भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, खुद को उनकी निचली रेखाओं का परीक्षण करने के लिए। इस प्रकार उन्होंने प्रवेश शुल्क के लिए पर्याप्त मात्रा में जादुई क्रिस्टल छोड़ दिए। इस तरह भले ही वे इसके बारे में बहस करते हों, आरव के पास एक बहाना था। धन्यवाद। और इनके चेहरे की अभिव्यक्ति बहुत बेहतर हो गई। अगर वह इन सभी जादुई क्रिस्टल को खो देता और अकादमी में प्रवेश करने में असमर्थ होता, तो वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह अपने परिवार का सामना कैसे करेगा। निश्चिंत रहें, मैं आपके जादुई क्रिस्टल नहीं लूंगा। आरव ने अपना सिर उठाया और आसपास के रईसों को देखा, जिनके सभी ने अपने हाथों को देखकर आरव अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। धन्यवाद लॉर्ड आरव। आरव के आश्वासन को सुनकर अन्य सभी युवाओं ने राहत महसूस की और तुरंत झुक गए।
लेकिन मैं अन्य मुआवजे का अनुरोध करना चाहता हूं। आरव ने एक युवा को देखा जिसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे नीचे गिरा दिया गया था। आपकी कमर पर क्रॉस ब्लेड बहुत अच्छा लग रहा है। आरव ने युवक की ओर देखा जो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। फिर आरव ने युवक की कमर पर लगे क्रॉस ब्लेड की ओर इशारा किया। संकेत सुनकर युवक ने जल्दी से उत्तर दिया, भगवान आप इसे ले सकते हैं। हाँ हाँ, मैं फिर पीछे नहीं हटूंगा। आरव ने युवक से क्रॉस ब्लेड ले लिया। इसका वजन नापने के बाद उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। एक रईस की तलवार के रूप में इस क्रॉस तलवार की गुणवत्ता उत्कृष्ट थी। तलवार के मूठ को हाथ से फिसलने से रोकने के लिए सुंदर फूलों के पैटर्न से सजाया गया था। म्यान शार्क की खाल से बनाया गया था, जो इसे एक शानदार एहसास देता है। तो समय को पहचानने की विधि अतीत से बहुत मिलती जुलती है। आरव ने अपने हाथ में क्रिस्टल पॉकेट घड़ी के साथ खिलवाड़ करते हुए मन ही मन सोचा। क्रिस्टल पॉकेट घड़ी की सतह पर बढ़िया कारीगरी थी, जिसके अंदर 24 छोटे फ्रेम थे। प्रत्येक फ्रेम 1 घंटे का प्रतिनिधित्व करता था। उसने न केवल और इनके अनुचरों से एक हथियार छीना, बल्कि हजारों सोने के सिक्कों की कीमत की युद्ध लूट भी लूटी। यह पॉकेट घड़ी एक छोटे मोटे आदमी ने दी थी, अपने परिवार से बदला लेने के लिए। ऑनरिन जिस डोरलान परिवार से संबंधित था, वह बॉर्बन साम्राज्य से था, जो विस्काउंट जॉन के क्षेत्र से कुछ राज्यों की दूरी पर था। इसके अलावा दोनों राज्यों के बीच संबंध पहले से ही शत्रुता की स्थिति में थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मैगस बनने में कम से कम कुछ साल लगे, और यहां तक कि पत्र भेजने में भी कम से कम कुछ साल लग जाएंगे। आरव ने अपने और ऑनरिन के परिवार के बीच के मामलों को अपने दिमाग में डालने से पहले बस थोड़ा सोचा। इस बार मैंने वाकई बहुत मुनाफा कमाया दी सौख ने। इसके अलावा जादुई क्रिस्टल मैगी के बीच मुद्रा है, इसलिए वे अनुचरों के लिए बहुत उपयोगी हैं। आरव ने एक जादुई क्रिस्टल निकाला और उसे अपनी हथेली में घुमाया। इसने एक स्थिर ठंडी भावना उत्सर्जित की एआई चिप की गणना के अनुसार। हालांकि इस जादुई क्रिस्टल में कुछ हल्का विकिरण था, लेकिन शरीर पर इसका प्रभाव सकारात्मक लग रहा था। यह शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ा सकता था। लेकिन जब से मेरे ऑनरिन को हराने की खबर फैली है, तब से मेरे प्रति सभी का रवैया बदल गया है। क्या मुझे यह कहना चाहिए कि यह एक ऐसी दुनिया है जो ताकतवरों का सम्मान करती है? पिछली घटना को 2 दिन हो चुके थे और ऑनरिन के साथ लड़ाई के नतीजे कुलीन किशोरों के बीच फैल चुके थे। खासकर जब उसने मुस्कुराते हुए ऑनरिन की बांह तोड़ दी, तो यह उन किशोरों के लिए दूहा स्वप्न बन गया था। जब ऑनरिन वापस लौटा तो वह तुरंत अपनी गाड़ी में छिप गया और अपनी चोटों का इलाज करने लगा। जहां तक कुलीन किशोरों की बात है, तो वे आरव को देखते ही कांप उठे और जल्दी से भाग गए। हाय आरव, क्या तुम साथ खेलना चाहते हो? उसी गाड़ी से एक कुलीन लड़की आई और उसने पूछा। उसने कुलीन पोशाक पहनी हुई थी। अपनी लंबी टांगों पर आरव के पिछले जीवन के मोज़गे जैसी कुछ पहनी हुई थी, जो एक आकर्षक आकर्षण दे रही थी। इस दुनिया का रिवाज था कि ताकतवरों का सम्मान किया जाए। अब आरव को लगा कि गाड़ी में माहौल बहुत बेहतर था और दूसरे लोग भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कई अन्य कुलीन लड़कियों ने भी उसे निमंत्रण दिया। यह लड़की उसके साथ उसी गाड़ी में थी। उसका नाम लिलिथ है, धन्यवाद, लेकिन मेरे दोस्त आ रहे हैं। आरव ने माफी भी मांगते हुए कहा, ओहो, मैं बीच में बोल रहा था। मैं तुम्हें आमंत्रित करूंगा। बाद में जैस्मीन और कुछ अन्य लोग भी तुम में रुचि रखते हैं। लंबी टांगों वाली लड़की ने प्यार से मुस्कुराया, अपनी स्कर्ट उठाई और एक आकर्षक निमंत्रण देते हुए एक कुलीन व्यक्ति का अभिवादन किया। आजकल लड़कियां वास्तव में जल्दी परिपक्व हो रही हैं। आरव अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ, मैंने अभी क्या देखा। हमारे युवा मास्टर आरव को कितनी बार लड़कियों ने आमंत्रित किया है। एक अतिरंजित आवाज आई। मैं तुमसे कैसे तुलना कर सकता हूं? सैटिन गोल्ड मेन लायन, तुम्हारा महान नाम पूरी गाड़ी में महिला मंडलों में फैल गया। वो है। आरव ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम मुझसे दूर रहना नहीं चाहते थे ताकि तुम सबसे अलग थलग ना रहो? क्या अब तुम्हें उससे डर नहीं लगता? आरव ने जॉर्ज की ओर देखा, जो पास आ रहा था। अब तुम कैंप में चर्चा का विषय बन गए हो। बहुत सी लड़कियां तुम्हारी ओर आकर्षित हैं। पहले वाली लिलिथ भी बुरी नहीं थी। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि अगर तुम अपना दिल लगा दोगे तो तुम उसे 3 दिन में हरा पाओगे। जॉर्ज हंसा।
इसके अलावा मुझे तुम्हारे सफल बदला लेने पर तुम्हें बधाई देनी है। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक कांच की बोतल हवा में एक छाप बनाती हुई आई और आरव ने उसे पकड़ लिया। ओक के ढक्कन को खोलते ही शराब के साथ मिश्रित एक फल जैसी सुगंध बाहर आई, जिससे आरव ने अवचेतन रूप से एक गहरी सांस ली। सेब की शराब। मैंने पिछले कुछ महीनों में इसे ज्यादा नहीं पिया है, सही। इसके अलावा यह हमारे संघ की एक खासियत है। मेरे लिए इसे अब तक छिपाए रखना आसान नहीं था। जॉर्ज ने अपने हाथ में शराब की बोतल खोली। हमारे आरव के लिए चीयर्स, चीयर्स। आरव मुस्कुराया। शराब की बोतलें एक दूसरे से टकराईं और एक स्पष्ट ध्वनि निकली। इसके अलावा धन्यवाद, आरव ने ईमानदारी से कहा। जॉर्ज के पास एक तैयारी करने वाले शूरवीर की ताकत थी और कुलीन युवाओं के इस समूह के बीच अपने नेतृत्व की स्थिति के साथ अगर उसने पहले कोई मामूली कार्रवाई की होती तो वह आसानी से ऑनरिन को शांत कर सकता था। हालांकि उसे आरव की भावनाओं की परवाह थी और उसने केवल आरव को गुप्त रूप से अपनी ताकत बढ़ाने में मदद की। इसके अलावा उसने अपने रिश्ते को छिपाया था ताकि ऑनरिन बिना किसी दूसरे विचार के आरव को भड़काए। अंत में उसने आरव को अपना बदला पूरा करने में मदद की। इसने उसे सुरक्षित रखा। एक कुलीन व्यक्ति के रूप में गर्व बहुत अच्छी तरह से है। इससे आरव को उसकी सावधानी और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने की उसकी क्षमता का पता चल गया। यह अब लोगों के दिलों को जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावित करने के लिए ईमानदारी का उपयोग करने के बारे में है। मुझे कहना चाहिए कि यह फर्ज अलायंस के नेता सैटिन गोल्डमा ने लायन के परिवार के लिए वास्तव में योग्य है। आरव ने मन ही मन सोचा, धन्यवाद, कि कोई जरूरत नहीं है। हम सभी फर्ज अलायंस के सदस्य। मैं उन उत्तरी लोगों द्वारा आपको धमकाए जाने पर कैसे आंख मूंद सकता था। जॉर्ज ने हंसते हुए अपनी सारी सेब की शराब एक ही घूंट में पी ली। अफसोस, अब जब हम जंगल में और भी गहरे हो गए हैं तो हम लंबे समय से किसी भी बड़े शहर से नहीं गुजरे हैं। यहां तक कि आपूर्ति भी मिलना मुश्किल है। जॉर्ज को सेब की शराब का स्वाद याद आ गया और उसे थोड़ा पछतावा हुआ। ठीक है, हम एक बारबेक्यू भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। यह हमारे फर्ज अलायंस के लिए होगा। क्या आप शामिल होना चाहते हैं? जॉर्ज ने निमंत्रण दिया। बेशक, यह मेरी खुशी होगी, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फर्ज के रूप में अपनी पहचान के साथ वह केवल इस मंडली में शामिल हो सकता था। ऐसे समय में जब किसी की ताकत अभी भी कमजोर थी, मंडलियों में शामिल होना भी अपनी सुरक्षा की रक्षा करने का एक तरीका था। रात गहरा चुकी थी। आसमान चमकते सितारों से भरा हुआ था जो जमीन पर एक चांदी का पर्दा खींच रहे थे। शिविर के अंदर युवा पुरुषों और लड़कियों के समूह एक साथ बैठे थे। कैंप फायर के चारों ओर घूमते हुए वे हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे। यह बहुत जीवंत था। कुछ महीनों तक साथ रहने के बाद वे एक दूसरे के और करीब आ गए थे। आओ आरव, मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाता हूं। यह यारफुआन है, विस्काउंट नॉर्मियर का वंशज। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप ऑनरिन को बर्बाद कर रहे हैं। यारफुआन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। यारफुआन से हाथ मिलाते हुए आरव के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। ये बहनें हैं ग्वेन और ग्वेलिथ। वे आपकी प्रशंसक हैं। जॉर्ज ने आरव को कैंप फायर के चारों ओर एक घेरे में ले जाकर उसका परिचय कराया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर आरव। बहनें बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं। उनमें से प्रत्येक की एक जोड़ी, चमकदार एक क्वामरीन आंखें, एक जैसी आवाजें और उनके चेहरों पर कुछ लाल रंग की लाली थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सुंदर महिलाओं, आपसे मिलकर सम्मान की बात है। आरव ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक रईस का अभिवादन किया। भागते हुए दोनों लड़कियों को शर्माते हुए देखकर जॉर्ज ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश होने वाला था। बेटा, तुम धन्य हो। लगता है कि वे दोनों तुम में रुचि रखते हैं। वे जुड़वा हुए हैं, जुड़वा। जॉर्ज के हाथ नाच रहे थे जब उसने यह कहा। कुछ दिल दुखा हुआ। ठीक है, मेरा मानना है कि ऐसे समय में जब आपूर्ति कम होने लगी है, आपको इस भोज को आयोजित करने का कोई और उद्देश्य होना चाहिए, न कि केवल प्रेमियों की तलाश करना, आरव ने कहा। जहां तक उसकी व्यक्तिगत जरूरतों का सवाल है, वह अभी भी उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम था। हालांकि उसे उन्हें बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन यह भी स्थान पर निर्भर करता था। यह अच्छा है कि आप इस बिंदु को देख पा रहे हैं, जॉर्ज ने कहा।
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह एक नेता की उपस्थिति ने ले ली। वह क्षेत्र के केंद्र में चला गया और अपने हाथ में चांदी का चम्मच पटक दिया। देवियों और सज्जनों, थोड़ी देर के लिए आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन कृपया अपनी निगाहें यहां घुमाएं। जॉर्ज की प्रतिष्ठा अभी भी लोगों के इस समूह के बीच में काफी ऊंची थी। आसपास की भीड़ ने अपना काम रोक दिया और अपनी निगाहें बीच की ओर घुमा ली। सबसे पहले मैं हमारे साथ जुड़ने वाले एक नए साथी का स्वागत करना चाहता हूं। वह आरव है। जॉर्ज ने ऊंची आवाज में घोषणा की और ताली बजाई। पा पा पा। आसपास से एक तीव्र लहर जैसी ताली की आवाज सुनी जा सकती थी। आरव उठ खड़ा हुआ और आसपास की ओर अभिवादन किया। ठीक है। जॉर्ज ने हाथ हिलाकर ताली बजाना बंद किया और आगे कहा, मैंने यह छोटा सा गठबंधन इसलिए बनाया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे फर्ज अलायंस का हर एक अनुचर सुरक्षित रूप से अकादमी पहुंचे और एक सम्मानित लॉर्ड मैगस बने। और अब साथी साथियों, मुसीबत खड़ी हो गई है और हमें साथ मिलकर काम करने का समय आ गया। काय। जॉर्ज की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई और उसका स्वर भी गंभीर था। उसके द्वारा संक्रमित होने के कारण आसपास का वातावरण भी थोड़ा शांत हो गया। केवल जॉर्ज की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। हम लगभग जंगल से बाहर निकल चुके हैं और मौत के महान मैदानों में प्रवेश करने वाले हैं। यह हमारी यात्रा का अंतिम चरण है और सबसे खतरनाक हिस्सा भी, मौत के महान मैदान। आरव आश्चर्यचकित था और तुरंत अपनी मूल यादों को खंगालने लगा। एआई चिप में यादों के अनुसार आरव जिस वर्तमान महाद्वीप में था वह बहुत विशाल था, कई राज्यों से भरा हुआ था और उसका कोई संयुक्त नाम नहीं था। मूल रूप से फर्ज अलायंस, जिसमें आरव शामिल हुआ था, महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने से संबंधित था। वे छात्रों के पहले बैचों में से एक लग रहे थे। यात्रा कई ड्यूकडम और राज्यों से गुजरते हुए और अब पहले से ही महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में पहुंच गया था। जंगल से गुजरने के बाद संकीर्ण मैदानों का एक लंबा टुकड़ा था। मैदानों के सामने अफवाह थी समुद्र होने के लिए, और मैदानों का यह टुकड़ा सभी प्रकार के खतरों से भरा हुआ था और हमेशा से मनुष्यों के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र रहा था। अफवाह थी कि मैदान सभी प्रकार के जानवरों से भरे हुए थे, यहां तक कि सबसे क्रूर डाकू भी मैदानों में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। मैदानों का हर हिस्सा भाड़े के सैनिकों, साहसी लोगों और यात्रियों की लाशों से भरा हुआ था। अभी मैगस अनुचरों से भरा यात्रा दल मौत के इस महान मैदान से होकर समुद्र तट पर जाने वाला था। काले वस्त्र और सफेद वस्त्र पहने लॉर्ड्स की सुरक्षा के साथ हम निश्चित रूप से इसे पार करने में सक्षम होंगे। एक मोटे लड़के ने कहा। जब भीड़ में हंगामा मच गया, सही लॉर्ड मैगी और शूरवीरों की सुरक्षा के साथ यहां से गुजरने की हमारी संभावना काफी अधिक है, लेकिन जब वे लॉर्ड्स प्रबंधन करने में असमर्थ होते हैं तो हम मौत का सामना करेंगे। यह मैं हो सकता हूं, यह आप हो सकते हैं। क्या आप ऐसा परिणाम अनुभव करना चाहते हैं? जॉर्ज ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मोटा लड़का चिल्लाया और उसका चेहरा लाल हो गया और वह वापस बैठ गया। सही, हमारा उद्देश्य समुद्र के दूसरी ओर मैगस अकादमी तक पहुंचना और सम्मानित मैगी बनना है। लेकिन क्रूर जांच अब शुरू होगी। मेरे पिता को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हर एक मैगस यात्रा दल में मृत्यु के महान मैदानों में बड़ी संख्या में मौतें होंगी। जॉर्ज ने क्रूरता का एक छोटा सा हिस्सा प्रकट करते हुए कहा, क्या क्या किया जाना चाहिए? बहुत से युवा पुरुष और महिलाएं घबरा गए और उन्होंने जॉर्ज को राग भरे चेहरे से देखा, उम्मीद करते हुए कि उसके पास कोई योजना होगी। बेशक हमने इस गठबंधन को इसी उद्देश्य से बनाया था। जॉर्ज ने जोर से कहा, हमने पहले ही अन्य यात्रा दलों के साथ इस पर चर्चा कर ली है। हम उनके साथ पदों की अदला बदली करेंगे ताकि हमारा फर्ज गठबंधन कुछ गाड़ियों पर कब्जा कर सके जो एक दूसरे के करीब हैं। हमें काले वस्त्रों से भी अनुमति मिल गई है। इसके अलावा हम कुलीन पुरुष गाड़ियों की सुरक्षा के लिए बारी बारी से पहरेदार बनेंगे। बेशक यह इस चेतावनी के साथ है कि हम केवल काले वस्त्र वाले शूरवीरों की सहायता कर रहे हैं। जहां तक सुंदर महिलाओं का सवाल है, रसद और सफाई का काम आप पर होगा। हथियारों के लिए आप लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही अपनी तैयारी कर ली है और एक क्रॉसबो भी हासिल कर लिया है। वह जॉर्ज ने अपनी योजनाएं बताईं। गठबंधन के सभी युवा आपस में बात करने लगे और कुछ चर्चा के बाद अधिकांश इस योजना के पक्ष में थे। ठीक है, हम सहमत हैं,
जहां तक गार्ड के कप्तान की स्थिति का सवाल है, यह अपरिहार्य था कि जॉर्ज उस पद को ग्रहण करेगा। लोहा गर्म होने पर प्रहार करते हुए जॉर्ज ने कुछ मिशन सौंपना शुरू कर दिया। इसके बाद दावत जारी रही, लेकिन यह स्पष्ट था कि भीड़ में अधिकांश उत्साह बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। मूल रूप से मैंने आपको एक क्रॉस ब्लेड देने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जॉर्ज ने अपना कप उठाया और आरव की ओर बढ़ा। अपनी कमर पर बंधी तलवार की मूठ की ओर इशारा किया। क्या यह सच है कि हर बार जब मैगस की टुकड़ी ग्रेट प्लेन्स में प्रवेश करती है तो कई मौतें होती हैं? आरव ने पूछा। बेशक सबसे अच्छी स्थिति यह है कि केवल 1 या 2 लोग मरेंगे, लेकिन ऐसे समय भी आए हैं जब कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। जॉर्ज ने अपने कंधे उचका दिए। नहीं तो मैं इतना पैसा और ऊर्जा क्यों खर्च करके एक गठबंधन स्थापित करूंगा जो समुद्र तट पर पहुंचने पर भंग हो जाएगा। आप जहां भी बीज बोएंगे वहां किसी न किसी रूप में लाभ होगा। आरव हंसा। कोई बात नहीं, जब तक सभी एक साथ रहेंगे तब तक उनके बचने की संभावना बढ़ जाएगी, और जीवित बचे किसी भी अनुचर के मन में जॉर्ज और उसके परिवार के प्रति कुछ सद्भावना जरूर होगी। जब तक इनमें से कोई अनुचर मैगस बन जाता है तब तक उसका रिटर्न बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर कोई जीवित नहीं भी बचता तो भी यह उसके लिए कोई बड़ी हानि नहीं थी। है ना, आपकी तलवारबाजी के अलावा आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया है। जॉर्ज की आंखें चमक उठीं। मैंने जो कुछ भी किया वह सब मेरे पिता ने मुझे करने के लिए कहा था, तो फिर क्या आप मेरी मदद करने को तैयार हैं? जॉर्ज ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसा आप चाहें। आरव ने जॉर्ज के हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए हंसा। जॉर्ज के अनुरोध पर आरव का जवाब आवेगपूर्ण नहीं था। वास्तव में उसने सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया था। मैदानों में छिपे खतरों के संबंध में वह इसके बारे में बहुत अधिक जानकार नहीं था, इसलिए सहयोग करके हाथ मिलाना एक अच्छा प्रस्ताव होगा। ठंडी हवा समूह पर उतरी और उनके चेहरे पर चाकू की धार की तरह लगी। प्रत्येक सांस के साथ आरव घास की सुगंधित गंध को सूंघ सकता था। हमें मौत के महान मैदानों में प्रवेश किए हुए 15 दिन हो चुके हैं। गाड़ियों की ओर देखते हुए आरव को उस पर कुछ क्षति के निशान दिखाई दे रहे थे, जिससे वह काफी उदास महसूस कर रहा था। गाड़ियों पर निशान 3 अलग अलग रेखाएं थीं जो एक में जुड़ी हुई थीं, जैसे कि यह एक ही पंजे द्वारा बनाई गई हों। मौत के महान मैदानों में ऐसे खतरे हैं जिनसे सामान्य मनुष्य या यहां तक कि तैयारी करने वाले शूरवीर भी परेशान हो सकते हैं। मैदानों में प्रवेश करने के बाद हालांकि काले और सफेद वस्त्र पहने हुए लॉर्ड्स ने गश्ती दल की संख्या बढ़ा दी थी और अनुचरों को एक साथ बांध दिया था, फिर भी कुछ हताहत हुए थे। गाड़ियों पर निशान सादे डायरवुल्फ के एक झुंड के कारण थे। जिस क्षण वे पहुंचे, गाड़ियों को घेराबंदी का सामना करना पड़ा। हालांकि कोई मौत नहीं हुई थी। सादे डायरवुल्फ के झुंड ने गाड़ियों को लगभग धक्का दे दिया था और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे आरव को उनके बारे में गहरी छाप मिली। उस क्षण के बाद से छात्रों ने बाहर डेरा डालने की हिम्मत नहीं की और सभी ने गाड़ियों में सोने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ हताहत हुए थे। आरव का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि काले वस्त्र पहने हुए शूरवीर उनकी रखवाली कर रहे थे, फिर भी कुछ युवाओं को अपनी शारीरिक जरूरतों का ख्याल रखने के लिए बाहर जाने की जरूरत थी। अफसोस, मौत के खतरे से भरे महान मैदानों में इसका मतलब खतरा था। एक युवक को गाड़ी से उतरते ही एक जहरीले कीड़े ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। एआई चिप की गणना के अनुसार कीड़े का जहर 13 सेकंड के भीतर मस्तिष्क को नष्ट कर देगा। चिकित्सा सहायता के लिए पर्याप्त समय नहीं था और यहां तक कि कुछ सफेद वस्त्र पहने जादूगर भी उस युवक को मरते हुए देख सकते थे। उस घटना के बाद छात्र गाड़ी से तभी उतरते थे जब बहुत जरूरी होता था। हालांकि गाड़ी के छोटे आकार और समय के कारण अंदर बहुत सारे लोग घुस गए। अंदर की गंध निश्चित रूप से अप्रिय थी। काले वस्त्र पहने शूरवीरों को गाड़ी चलाने में मदद करने की कीमत पर आरव को कुछ ताजी हवा लेने का मौका दिया गया। हालांकि गाड़ी के बाहर रहना ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन काले वस्त्र पहने शूरवीर के बगल में होने के कारण यह वास्तव में ज्यादा सुरक्षित था। गाड़ी चलाने के कौशल के बारे में आरव को केवल कुछ समय के लिए काले वस्त्र पहने शूरवीर की बात सुननी थी, जबकि एआई चिप ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अंधेरा हो रहा है, सभी लोग आराम करने के लिए गाड़ियों के अंदर इकट्ठा हो जाए। सामने से एक आवाज आई जिससे हर एक गाड़ी रुक गई।
न केवल रात में यात्रा करना खतरनाक था, बल्कि इसका मतलब था कि घोड़ों को आराम करने का समय नहीं मिलता था, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती थी और इससे और भी अधिक परेशानी हो सकती थी। तुम्हारी गाड़ी चलाने की कला काफी अच्छी है। काले वस्त्र पहने शूरवीर ने आरव की ओर देखा और धीरे से बोला, तुम्हारी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आरव ने सिर हिलाया। गाड़ी के अंदर वापस आते ही, दरवाजा खोलते ही एक तीखी गंध उसकी नाक में घुस गई। आरव की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन छात्रों के चेहरे पर स्तब्धता देखकर वह चुपके से सिर्फ आंखें भर सका। पहली दुर्घटना के बाद से किसी भी युवा के चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि चारों ओर मातमी माहौल था। यह एक और कारण था कि आरव को गाड़ी के अंदर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आरव, तुम वापस आ गए। एक छोटे से झाइयों वाले युवा ने उसका अभिवादन करते हुए मुस्कुराहट निकाली। हां, आरव बैठ गया और चपाती का एक टुकड़ा चबाने से पहले इधर उधर देखने लगा। चपाती का सूखा टुकड़ा उसके मुंह में चबाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रेत चबा रहा हो। इसके स्वाद के बावजूद आरव बड़ी मुश्किल से रोटी निगलने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसा करते समय उसे अचानक गले में दर्द महसूस हुआ, जिससे उसे जल्दी से अपना कैंटीन निकालने और बहुत सारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार जब उसने पूरी रोटी खा ली तो उसने राहत की सांस ली। मौत के महान मैदानों में प्रवेश करने के बाद आपूर्ति मिलना मुश्किल था। भले ही छात्रों के पास कुछ सोने के सिक्के थे, लेकिन आसपास कोई व्यापारी नहीं था। इसीलिए इस स्थिति में सोने के सिक्के महज पत्थरों से ज्यादा बेहतर नहीं थे। ले आरव, स्थिति कैसी है? इस शापित मैदान से बाहर निकलने में हमें और कितने दिन लगेंगे? आरव के खाने के बाद झाईदार युवक ने उससे एक सवाल पूछा। उसके शब्द स्पष्ट रूप से वही थे जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता था, और आरव की ओर देखने पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। गाड़ी चलाते समय मैंने काले वस्त्र पहने नाइट से बात की। हम पहले ही आधी दूरी तय कर चुके हैं, इसलिए अगर यहां से सब कुछ ठीक रहा तो हम अगले आधे महीने में समुद्र तट पर पहुंच जाएंगे। अरे अच्छा भगवान, अभी भी आधा महीना बाकी है। ये कितने भयानक दिन हैं। मैं इस जगह पर एक और दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिकायत करते हुए झाईदार युवक ने अपने बाल खींचने शुरू कर दिए। अरे खुश हो जाओ कासा, जब तक तुम ये 15 दिन सहन कर सकते हो तब तक तुम समुद्र तट पर पहुंच जाओगे। स्वादिष्ट फल, मुलायम रोटी, आरामदायक बिस्तर और गर्म बाथरूम, यह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब एक युवा कासा को खुश करने की कोशिश कर रहा था तो शब्द कासा से ज्यादा खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। डोंग डोंग। गाड़ी के दरवाजे खुलते ही एक लयबद्ध पैटर्न सुनाई दे रहा था, जिसमें जॉर्ज दिखाई दे रहा था। अपने कवच और लंबी तलवार के साथ जॉर्ज एक सुंदर योद्धा की तरह लग रहा था। अरे सज्जन देवियों, ब्रेक का समय आ गया। अगर आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है तो बस बाहर आ जाइए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कृपया अंदर ही रहें। आखिरकार बाहर काफी खतरनाक है। गाड़ी में बेचैनी होने लगी। इससे पहले कि कुछ लाल चेहरे वाली लड़कियां एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाती, आरव ने अपने कंधे उचकाए और फिर अपना क्रॉस ब्लेड पकड़ा। चलो चलें। गार्ड के सदस्य के रूप में उसे इन महिलाओं की सुरक्षा करनी थी। हालांकि वो बस इतना ही कर सकता था कि अपनी सतर्कता बनाए रखे और किसी भी परेशानी के आने पर काले वस्त्र पहने नाइट को बुलाए ताकि वे उनकी मदद कर सकें। मैं इस बार नीचे नहीं जाऊंगा, कासा ने कांपते हुए बगल से कहा। ठीक है। आरव ने बाकी लोगों को गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया। घास पर धीरे से उतरते हुए आरव खुद को आराम से बाहर की ओर खींचने से नहीं रोक सका। एक सुंदर दृश्य उसकी आंखों से कहीं ज्यादा अगर यहां हुआ था। इतना खतरा ना होता तो आरव को यह नजारा बहुत पसंद आता। कितना सुंदर, जॉर्ज ने डूबते सूरज को देखते हुए कहा। वाकई कितना सुंदर, लेकिन खतरनाक भी, आरव ने बड़बड़ाया। मेरे दोस्त, हर जगह खतरा है। बीमारी, अकाल, युद्ध, दुनिया इन जैसे खतरों से भरी हुई है। हमारे लिए यह क्षेत्र हमारे जीवन के लिए खतरा है, लेकिन सफेद वस्त्र पहने मैगस के लिए यह घर के बगीचे से ज्यादा कुछ नहीं है। जॉर्ज ने अपनी तलवार कस ली। क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि जब तक तुम्हारे पास ताकत है तब तक तुम आजादी और सुरक्षा दोनों पा सकते हो? बिल्कुल कासा को देखो, वह पहले ही अपना साहस खो चुका है। इस पर सत्ता के रास्ते पर उसके पास खतरे का सामना करने की हिम्मत नहीं है। भले ही वह मैगस अकादमी में सुरक्षित रूप से पहुंच जाए, लेकिन यह संभावना नहीं है
कि वह मैक्स बन पाएगा। आखिरकार जादू का अध्ययन एक विश्वासघाती रास्ता है जो इस मैदान से 100 गुना अधिक कठिन है। जॉर्ज ने मैदान में दूर एक पत्थर फेंका। अब हमारे खूबसूरत खजाने की रक्षा करने का समय आ गया। ओवैस, जॉर्ज को दूर जाते देख आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साहस लेकिन सच्चाई का पीछा करने वालों के लिए विवेक भी एक आवश्यकता है। एआई चिप स्कैनिंग शुरू करो, आरव ने सोचा। आदेश का पालन करते हुए आरव के सिर के भीतर एक त्रिआयामी दृश्य दिखाई देने लगा जो आसपास के क्षेत्र को दिखा रहा था। हल्के नीले रंग की भौगोलिक छवि के भीतर सफेद सितारों का एक समूह। ये सितारे छात्रों का प्रतीक थे। उनमें से एक भी घायल नहीं लग रहा था। काले रंग के शूरवीर के लिए वह एक चमकती लाल बत्ती थी। एआई चिप के विश्लेषण के बाद उसने उसे एक ऐसे अस्तित्व के रूप में पहचाना जो उसके मेजबान को खतरे में डाल सकता था। अंतिम कुछ गाड़ियों में सफेद कपड़े पहने मैगस था। आरव ने अपनी एआई चिप का उपयोग करके इसे स्कैन करने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसकी ऊर्जा का पता चलने और उसके लिए परेशानी पैदा करने की संभावना थी। बहुत समय बाद आरव के दिमाग में खतरे का हर एक स्रोत दिखाई दिया। भले ही यह एक जहरीला कीट हो, वे एआई चिप के स्कैन से बच नहीं पाएंगे। अभी तक यह क्षेत्र सुरक्षित है, यह एक गारंटी थी जो आरव दे सकता था। हालांकि वह गार्ड का सदस्य था, लेकिन वह कभी भी खुद को खतरे में डालने के लिए कुछ नहीं करेगा। एआई चिप के साथ उसे 20 ली के दायरे में होने वाली हर चीज की अच्छी समझ थी, और यही उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी होगी। बिल्कुल सही, मैंने फिर से सभी फूल रहित स्नेक फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया है और मैं कुछ और इकट्ठा करने का यह मौका ले सकता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैदानों में इस तरह के पौधे भी हैं। आरव ने खुद से सोचा और धीरे धीरे पार्टी से दूर चला गया। एआई चिप, मेरे शरीर के आंकड़े जांचें। बीप आरव फॉरलियर ताकत 1.6, चपलता 1.7, जीवन शक्ति 1.5, स्थिति स्वस्थ। एआई चिप ने जानकारी वापस भेजी। बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, सिर्फ 0.1 के आसपास, आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जब से सभी ने गाड़ी में आराम करना शुरू कर दिया है, मुझे अब सांस लेने की तकनीक सीखने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा दवाओं का असर कम हो रहा है। गणना के अनुसार अनुकूलित क्रॉस ब्लेड ब्रीदिंग तकनीक मुझे सीमा तक पहुंचने से पहले अपने बुनियादी शारीरिक आंकड़ों को 1.9 तक बढ़ाने की अनुमति देगी। उसके बाद मैं अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को उत्तेजित करने और नाइट बनने के बाद ही सुधार कर सकता हूं। आरव ने दूर से फर्ज अलायंस की लड़की अमेलिया पर नजर रखी, क्योंकि वह उपयोगी जड़ी बूटियों और सामग्रियों पर भी नजर रखता था। काफी समय बाद उसने आखिरकार निराशा में ऊपर देखा। यह वैसा ही है जैसा मुझे डर था। परिस्थितियां बहुत अलग हैं और फूल रहित सांप फल इन घास के मैदानों पर जीवित रहने में सक्षम नहीं है। मुझे कोई उपयुक्त विकल्प जड़ी बूटियां भी नहीं मिल पा रही हैं। अरे आरव, गाड़ी पर चढ़ने का समय हो गया है। जॉर्ज की दूर से जोर से आवाज आई। समझ गया, अकेले दूर दूर तक भटकना न केवल ध्यान आकर्षित करने वाला था, बल्कि बहुत खतरनाक भी था। ऐसे में आरव अपनी योजना को छोड़कर घोड़ा गाड़ी में वापस लौट सकता था। चेतावनी चेतावनी, खतरनाक जीव आ रहे हैं। ठीक उसी समय एआई चिप की यांत्रिक आवाज सुनाई दी और आरव की आंखों के सामने लाल चेतावनी वाले शब्द दिखाई दिए, जिसने उसका ध्यान तुरंत आकर्षित किया। जल्दी करो, अब नक्शा दिखाओ। आरव के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन उसने अपनी गति को तेज कर दिया। अपने शरीर की सीमा तक पहुंच गया और उसके दाहिने हाथ ने अपने क्रॉस ब्लेड को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने प्रक्षेपित आभासी मानचित्र पर लाल बिंदुओं का एक बड़ा समूह था, जो उनके गाड़ियों के समूह के करीब आ रहा था। बिंदु धीरे धीरे उन्हें घेर रहे थे और उन्हें घेर रहे थे। बीप डेटा बैंक के अनुसार इन खतरनाक जीवन रूपों में डायर वुल्फ से 97.8% समानता है। डायर वुल्फ्स आरव की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे पहले एकत्रित किए गए डेटा याद आ रहे थे। डायर वुल्फ मौत के महान मैदानों में रहने वाला एक प्रकार का भेड़िया, जंगली और क्रूर। वे ज्यादातर झुंड में शिकार करते हैं। उनकी ताकत लगभग 2.3 चपलता, लगभग 3.4 और जीवन शक्ति लगभग 3.4 होने का अनुमान है। इतनी ताकत वे निश्चित रूप से ऐसे प्राणी नहीं हैं जिन्हें मैं एकमात्र शूरवीर प्रशिक्षण में संभाल सकता हूं। आरव के कदम एक बार फिर तेज हो गए।
और वह जॉर्ज की ओर दौड़ा। धीमी आवाज में कहा, हमारे साथ कंपनी है, मुसीबत आने वाली है। जॉर्ज ने आसपास की भीड़ को देखा और पाया कि अधिकांश छात्र अभी भी अपने काम में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी हरकतों को छिपाने के लिए जल्दी से अपनी पानी की बोतल निकाली। क्या स्थिति है? डायरवुल्फ का झुंड। मैंने उनके पद चिन्ह देखे। आरव ने जल्दी और तत्परता से कहा। मुझे समझ आ गया। जॉर्ज ने पानी के कुछ घूंट पिए, फिर कुछ सरल हाथ के संकेत दिए। उनकी टीम के युवा जिन्हें एस्कॉर्ट के रूप में चुना गया था, वे क्षण भर के लिए चौंक गए, लेकिन उन्हें अभी भी अपने पूर्व निर्धारित हाथ के संकेत याद थे। तुरंत वे सभी आगे बढ़ गए, छोटी लड़कियों को आगे धकेल दिया और उनके कानों में फुसफुसाए। पूरी प्रक्रिया तेजी से और चुपचाप की गई। हालांकि कुछ अन्य मैगस प्रशिक्षुओं ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है और उनके पीछे चले गए। उनमें से अधिकांश अभी भी अनजान थे। कभी कभी जब खतरा पैदा होता है तो आपको केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि आप अपने साथियों से तेज भागें। चलो चलें। यह देखकर कि उनके गठबंधन के अधिकांश सदस्य सफलतापूर्वक पीछे हट गए थे, जॉर्ज और आरव ने भी जल्दी से उनका अनुसरण किया। आरव, तुम अप्रत्याशित रूप से स्काउटिंग में भी अच्छे हो, जॉर्ज ने आरव से धीमी आवाज में कहा। आखिरकार उन्होंने काफी समय बिताया था और एक दूसरे से परिचित थे, और वह जानता था कि आरव उससे ऐसी किसी बात के बारे में झूठ नहीं बोलेगा। हालांकि फर्ज अलायंस के सदस्य शांत थे और बाकी लोगों को डराने से बचने के लिए व्यवस्थित तरीके से पीछे हट रहे थे, लेकिन कुछ अन्य अनुचर बहुत समझदार थे और वे जल्दी से पीछे हटने में शामिल हो गए। धमाका धमाका, एक तेज भेदी घंटी की आवाज क्या सुनाई दी। सभी लॉर्ड मैगस ने खतरा महसूस किया। घोड़ा गाड़ियों में लौट जाना चाहिए। काले लबादे वाले पुरुषों में से एक की आवाज सुनाई दी, जो सभी अनुचरों के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। घास पर आराम कर रहे अनुचर सभी स्तब्ध होकर चुप हो गए। इससे पहले कि वे सभी तेजी से भागते हुए घोड़ा गाड़ियों की ओर भागते, अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है, चलो भागते हैं, जॉर्ज ने अपनी तलवार निकालते हुए चिल्लाया। अब तक फू के सभी सदस्य आरजे अलायंस को सतर्क कर दिया गया था और वे पहले से ही काफी दूर थे और उनमें से सबसे तेज घोड़ा गाड़ी तक पहुंच चुका था। आओ! इस समय एक लंबी और खींची हुई चीख सुनाई दी, जो क्रूर रक्तपात से भरी हुई थी। चारों ओर भेड़ियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। चूंकि शिकार को उनके छिपे हुए हमले का पता चल गया था, इसलिए वे बस आगे बढ़ गए। भागते हुए अनुचरों के पीछे काले छायादार भेड़ियों की एक के बाद एक लकीरें दौड़ी। वे लगभग 23 मीटर लंबे थे और उनकी गति इतनी थी कि एक झिलमिलाती काली छवि उनके पीछे चल रही थी। एक भयंकर भेड़िया झुंड। पीछे के अनुचरों में से एक ने निराशा में चिल्लाया। जैसे ही उसने चिल्लाया, एक काली छाया उस पर झपटी, जिसके बड़े प्रभाव से यह छोटी लड़की जमीन पर गिर गई। अगले ही पल निर्दयी विशाल जबड़े में नुकीले दांत भरे हुए थे। उसने क्रूरता से उसका गला फाड़ दिया और वह मर गई। उसके चेहरे पर निराशा भरी नजर थी। भागते हुए कुछ अनुचर चीखों से आकर्षित हुए और उन्होंने अपना सिर घुमाया और फिर डर के मारे चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्होंने यह भयानक दृश्य देखा और अपनी गति बढ़ा दी। एक और छोटी लड़की, जिसका चेहरा आंसुओं से भरा था, दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी, मम्मी मम्मी, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। ये दयनीय युवा, वे पहले से ही अपना आपा खोने लगे हैं। अब तक आरव पहले ही घोड़ा गाड़ियों तक पहुंच चुका था और अपने सामने का पूरा दृश्य देख सकता था। स्वोश स्वोश। ठीक इसी समय घोड़ा गाड़ियों से 7 काली छायाएं निकलीं, जिनमें से प्रत्येक के पास एक आदमी के आकार की एक बड़ी तलवार थी, जो हवा में वार करती हुई डायर वुल्फ पैक की ओर बढ़ी। ये काले वस्त्र पहने शूरवीर हैं, वे हमला कर रहे हैं। आरव ने मन ही मन सोचा, इन डायर वुल्फों के आंकड़े औसतन लगभग 3 हैं और शूरवीरों से बहुत मिलते जुलते हैं। हालांकि मनुष्यों में अपनी बुद्धि के साथ साथ हथियार इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। इसके अलावा शूरवीरों के पास गुप्त कौशल होने चाहिए, जो उनकी क्षमता को काफी बढ़ा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें ज्यादा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दे सकते हैं। अगर यह 1 बनाम 1 या यहां तक कि 1 बनाम 3 है, तो ये डायर वुल्फ निश्चित रूप से शूरवीरों के मुकाबले में नहीं होंगे। हालांकि मौजूदा संख्या के साथ आरव के चेहरे पर चिंता की लकीर थी, क्योंकि उसने उन्हें घेरे हुए कई 100 लाल बिंदुओं को देखा। पहले लगभग 100 डायर वुल्फों के साथ भी वे घोड़ा गाड़ियों तक पहुंचने में कामयाब रहे और कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया। इन सैकड़ों डायर वुल्फ्स के साथ शायद आज हम आखिरकार
उन रहस्यमयी जादूगरों को अपनी क्षमताएं दिखाते हुए देखेंगे। काले वस्त्र पहने शूरवीरों में से एक ने अपनी विशाल तलवार लहराई। हवा में एक चमकदार चांदी की रोशनी बिखेरते हुए उसने एक डायर वुल्फ को 2 टुकड़ों में काट दिया। हे, शूरवीर ने अपने होठों से खून चाटा। बेहद क्रूर लग रहा था। चलो मेरे प्यारे छोटे, धन्यवाद धन्यवाद सर। जो छोटी लड़की बच गई थी वह बार बार उसे धन्यवाद देती रही। उसके गालों पर अभी भी आंसू थे। यह वही लड़की थी जो पहले अपनी मां को पुकार रही थी। क्या तुम मूर्ख हो? अभी वापस जाओ। शूरवीर ने सिर भी नहीं घुमाया और डायर वुल्फ्स की ओर आगे बढ़ा। तभी छोटी लड़की को स्थिति की वास्तविकता का एहसास हुआ और वह वापस घोड़ागाड़ी की ओर भागी। जल्दी करो। रक्षात्मक संरचना के रूप में उपयोग करने के लिए घोड़ागाड़ियों को एक घेरे में व्यवस्थित करें। लड़कियों को पीछे रहना चाहिए, जबकि लड़के अपनी तलवारें उठाएं और एक रक्षात्मक परिधि स्थापित करें। कैंप साइट पर रहने वाले काले वस्त्रधारी शूरवीर ने चिल्लाकर कहा। ठीक है, जॉर्ज ने सबसे पहले चिल्लाकर जवाब दिया। गठबंधन के सदस्यों को निर्देश देने के लिए एक गाड़ी पर चढ़ गया। अब हमारे जीवन के लिए लड़ने का समय है। आरव ने अपने हाथों में क्रॉस ब्लेड को पकड़ लिया और खुद से बुदबुदाया। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए उसने देखा कि फर्ज अलायंस के सदस्यों को उसकी समय पर चेतावनी के कारण सबसे कम नुकसान हुआ था। कुछ लोगों को छोड़कर जो दौड़ते समय ठोकर खा गए थे और मामूली चोटें आई थीं। कोई मौत या बड़ी चोट नहीं थी। इसके विपरीत अन्य कई अनुचर मारे गए थे या घायल हो गए थे। उदाहरण के लिए उसने पाया था कि ऑरेन की छोटी सी पार्टी में अब 2 युवक लापता थे, जबकि शेष कुछ लोगों को किसी न किसी तरह की चोटें लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग्यशाली थे। ठीक है, हमने उन सभी को बचा लिया है जिन्हें बचाया जा सकता था। एंजेलो का शरीर खून से लथपथ था क्योंकि वह रक्षात्मक गठन में वापस लौटा था और उसने तुरंत आरव को देखा जो दोनों हाथों से एक क्रॉस ब्लेड को पकड़ रहा था और युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में था। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? काले लबादे वाले नाइट ने पूछा। इस समय डरने से कोई मदद नहीं मिलेगी, है ना? आरव ने जवाब दिया। उसके हाथ उसकी तलवार के चारों ओर कस गए। आखिरकार उसके पिछले जीवन में भी ऐसा खूनी दृश्य आम नहीं था। हे, ये भयानक भेड़िए चालाक और बुद्धिमान हैं। जब तक हम उन्हें बता देते हैं कि हम आसान लक्ष्य नहीं हैं और हमें मारने के लिए उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, वे निश्चित रूप से भाग जाएंगे। एंजेलो ने निष्क्रिय रूप से कहा, हालांकि उसे नहीं पता था कि नाइट सिर्फ कोशिश कर रहा था या नहीं, उसे सांत्वना देते हुए। आरव ने राहत की सांस ली। आओ, पहले गिरे कुछ अनुचर अब तक मर चुके थे और हवा में खून की गंध के साथ डायर वुल्फ पागल हो गए और घोड़ों की गाड़ियों की ओर क्रूरता से हमला किया। वे आ रहे हैं, सभी सावधान रहें। हम आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं और हम निश्चित रूप से कुछ को खो देंगे। उस समय आपको अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। एंजेलो की तेज आवाज गूंजी जब वह अपनी विशाल तलवार लहराते हुए अन्य शूरवीरों के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। मार डालो, शूरवीरों ने जोर से चिल्लाया और आरव ने उनकी बड़ी तलवारों के चारों ओर एक हल्की रोशनी चमकती देखी। जैसे ही विशाल ब्लेड नीचे गिरा, सामने से हमला करने वाले डायर वुल्फ की छाती में एक छेद हो गया, जिससे वह पीछे की ओर लुढ़क गया और खून हवा में फैल गया। कुछ समय के लिए दर्जन भर या उससे ज्यादा काली आकृतियां एक अचल किले की तरह खड़ी रहीं और डायर वुल्फ को रोक दिया। हमें भी लड़ना चाहिए। हमें शूरवीरों की मदद करनी चाहिए और उनका भार कम करना चाहिए। जॉर्ज आरव के पास गया और बोला, हां, अगर यह लंबे समय तक जारी रहा तो शूरवीर लड़ने के लिए बहुत थक जाएंगे और हम सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। जॉर्ज के नेतृत्व में सभी लोगों ने अपनी तलवारें उठाईं और शूरवीरों के पीछे पीछे चले और बगल से क्रूर डायर वुल्फ पैक पर हमला किया। आऊ डायर वुल्फ की चीखें लगातार जारी थीं और आरव इस समय 2 मीटर लंबे विशाल डायर वुल्फ का सामना कर रहा था। जैसे जैसे डायर वुल्फ गुर्राता रहा, आरव को उसमें से बदबू आ रही थी। एआई चिप युद्ध के मैदान को स्कैन करें और मारने का सबसे कुशल तरीका निर्धारित करें। कार्य स्थापित सिमुलेशन शुरू करें। सहायता मोड शुरू करें। आरव की आंखों के सामने एक रोशनी चमकी और उसके सामने एक पैनोरमिक 3D छवि दिखाई दी। उसके सामने मौजूद डायर वुल्फ ने आखिरकार हमला किया और खून से सना हुआ एक चमकता हुआ पंजा आरव की ओर कटा।
जिससे हवा की एक गर्म लहर आई। होस्ट पर हमला हो रहा है। इससे निपटने का सबसे कारगर तरीका है इसे 50 डिग्री के कोण पर दाईं ओर ब्लॉक करने के लिए क्रॉस ब्लेड का उपयोग करें, फिर छेद करें। हाँ, आरव ने सांस लेने की तकनीक को प्रसारित करते हुए चिल्लाया। अपनी ताकत को अपनी बांह की मांसपेशियों में केंद्रित करते हुए उसने निर्देशों का पालन किया। अपनी तलवार को दाईं ओर घुमाया और पंजे को दूर फेंक दिया। आरव ने महसूस किया कि भारी प्रभाव से उसकी बांह में एक झटका लगा, जिससे उसे लगा कि उसने धातु के किसी मोटे टुकड़े पर वार किया है। इस डायर वुल्फ की ताकत मेरी तुलना में बहुत अधिक है। अगर मैं ऐसा करता रहा तो मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा। मुझे यह लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। आरव अपनी तलवार का इस्तेमाल करके डायर वुल्फ के पंजे को दूर करने के बाद इसकी ताकत से चौंक गया। क्रॉस ब्लेड ने एक शानदार चाप बनाया। इसके तुरंत बाद एआई चिप द्वारा गणना किए गए पथ का अनुसरण करते हुए वह अपने विरोधी डायर वुल्फ की ओर बढ़ गया। तीखा हमला क्रॉस ब्लेड तकनीक एक गुप्त तकनीक थी जो फॉरलियर परिवार के माध्यम से पारित की गई थी और मुख्य बिंदु दुश्मन पर हमला करने के लिए एक शक्तिशाली केंद्रापसारक बल का उपयोग करना था। उस पल आरव ने अपनी कमर का इस्तेमाल शक्ति लगाने के लिए किया। उसके हाथों में क्रॉस ब्लेड सीटी बजाते हुए हवा में घुस गया और डायर वुल्फ की ओर जा गिरा। पीएश आरव ने महसूस किया कि क्रॉस ब्लेड उसके मांस में घुस गया है और ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों में क्रॉस ब्लेड मजबूती से डायर वुल्फ में फंस गया हो। वार के प्रभाव से वह कांप उठा और उसने क्रॉस ब्लेड को वापस खींचने की कोशिश की। वह आरव ने अपने हाथों को पीछे की ओर खींचा। क्रॉस ब्लेड हिंसक रूप से बाहर खींच लिया गया, जिससे ताजा खून बेतहाशा बह निकला। उसका विरोध कर रहा डायर वुल्फ बुरी तरह चिल्लाया। यह पता चला कि आरव के तलवार के हमले से पहले डायर वुल्फ के अगले पैर में छेद हो गया था, जो उसकी कमजोरी थी। डायर वुल्फ पीछे की ओर उछला और ऐसा लग रहा था कि उसका एक पंजा पहले ही बेकार हो चुका था। डायर वुल्फ को भागते हुए देखकर आरव की आंखें एक बार चमक उठीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।